वेलकम व्यूज़ प्राइम टाइम की इस एपिसोड के साथ, जो कि आज हम बात करेंगे कुछ वाक़यात हुए हैं ताज़ा तरीन, उन पे ही बात कर ली जाएगी। जैसे कि आप सबके इल्म में होगा कि बलोच एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट करीमा ख़ान की टोरंटो में डेड बॉडी पाई गई है, जिसकी अभी तफसीलात सामने आ रही हैं। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ और बहुत सारे मौज़ूआत होंगे जिसमें पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है उस पर बातचीत करेंगे। और तमाम गुफ्तगू को जारी रखने के लिए आज हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव TV4 पे हमने मेहमान को मदऊ किया है। हल्के फुल्के मौज़ूआत के साथ गुफ्तगू रहेगी। हम सब की जानी पहचानी पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत, जो कि दुनिया भर में मकबूल भी हैं और न जाने सियासत में क्यों नहीं आती हैं, ये भी आज हम इनसे सवाल करेंगे। तो हम मेरा इशारा रेहाम खान की जानिब है, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अनीस साहब? इट्स सो नाइस टू सी यू अगेन। जी सेम हियर, सेम हियर। आई होप यू आर कीपिंग वेल, सेफ, फैमिली सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्योंकि जी कोविड का जो ये हमने कोविड-19 जो गुजारा है पूरा साल, आई थिंक कि अगर हमारे तमाम जो देखने वाले हैं कनाडा में हैं, यूएस में, यूके में, पाकिस्तान में, हर तरफ हमने इतनी मुश्किल साल गुजारा है। तो अगर आपने ये इस साल सर्वाइव किया है, ये बहुत बड़ी बात है दैट यू सर्वाइव 2020। अगर आपके चाहने वालों में से आपने किसी को खोया नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है हम शुक्र नहीं अदा करते। साल इख्तिताम को आने को है, सो इट्स रियली नाइस टू सी कि अल्लाह आपको सेहतमंद रखे जी और जी सेहत में रखे। बट यू नो वी आर कीपिंग सेफ, आई एम कीपिंग वेरी वेरी सेफ, एंड आई एडवाइज एवरीवन के प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर लव्ड वंस। जी जी बिल्कुल। और हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पे भी। TV4 के ज़रिए आप दुनिया भर में आज देखी जा रही हैं, और मैसेज भी आपका जाएगा, आपकी आपकी जो आपका एक नज़रिया है वो भी जाएगा, और आपकी एक सोच और आपका जो कमेंट्री है वो भी हमारे व्यूज़ देखने को चाह रहे हैं काफ़ी दिनों से कि आप तक आपकी बात उन मेरी तक तरफ पहुँचे। से मुबारकबाद भी TV4 को, क्योंकि TV4 ये आपको पता है मैं ख़वातीन की बहुत सपोर्ट करती हूँ, और ये जिनने शुरू किया है हाइमा खान, उनको भी मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। और द फैक्ट कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने आपको TV4 को यू नो अप्रिशिएट किया है कोविड-19 में, और कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए आप लोगों ने जो काम किया है, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद। और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। हम जब पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें लोकल अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं, टोरंटो में हैं, ओंटारियो में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, लंदन में है, बर्मिंघम में है, वहाँ लोकल पॉलिटिक्स में भी इंगेज करना चाहिए, लोकल इश्यूज में भी इंगेज करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन। आई एम ऑल फॉर गर्ल पावर, सो वेल डन हाइमा खान। थैंक यू सो मच। और हाइमा खान, आपको आपके लिए मैसेज है, बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग वुमेन। वो बहुत एक क्रिएटिव खातून है, और उन्होंने जो है एक नई नई एक जिसे कहते हैं ना मंजिलों को तय किया है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। तो वाकई वो काबिल तारीफ़ हैं। और साथ साथ ये बात भी है कि मैंने ये देखा है रेहाम कि आप भी जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ी रहती हैं। जब मैं मेरी और आपकी मुलाकात लंदन में हुई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ का जो मीडिया है, चाहे वो लोकल हो, पाकिस्तानी हो, इंटरनेशनल हो, वो आप उनके साथ वाबस्ता रहती हैं और बहुत बाखबर रहती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज के दौर में। देखिए, मैंने तो अपने बच्चे भी इस तरीके से रेज किए हैं। हमारा एक पाकिस्तानी कम्युनिटीज के साथ मेरा एक गिला है। मैं बड़ी हूँ तो गिला कर सकती हूँ, डांट भी सकती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं बनिस्बत इंडियन कम्युनिटी के, आई फील कि हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते। इस मुल्क में रहते हैं, ममालिक में रहते हैं, रोटी रोजी हमारी यहाँ है, और यहाँ पे लोगों ने हमें हमारे मजहब को, हमारे कल्चर को इज्जत भी दी है, और हमें फ्रीडम भी दी है। और जहाँ रेसिज्म है और कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी है व्हेन वी कंपेयर इट टू से पाकिस्तान या एग्जैक्टली सब कॉन्टिनेंट से। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हम कुछ खौफजदा रहते हैं, कि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को बड़ा कंट्रोल में रखें, उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट ना करने दें, कल्चर को एसिमिलेट ना करने दें। हम चाहते हैं कि बस उनको उनको यू नो अंडा पराठा ही खिलाते रहें, और हमें लगता है कि अगर अंडा पराठा हम उनको खिलाते रहेंगे तो वो पाकिस्तानी ही रहेंगे। लेकिन मैंने मुख्तलिफ राह चुनी है अपने बच्चों के साथ। जिस तरह मैंने उनको पाला है, मैंने कभी उनको अपना कल्चर, अपनी ज़ुबान, उर्दू हो या पश्तो हो,
या इवन पंजाबी, मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया, मैंने कभी उनको अपने कल्चर से जबरदस्ती मोहब्बत करने पे मजबूर नहीं किया, अपने मजहब को जबरदस्ती फॉलो करने की कभी तलकीन नहीं की। और अब मैं बड़ी हैरान होती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इतने देसी हैं, लेकिन हम हमेशा वाइट कम्युनिटी जिसको आप कहेंगे उसमें बड़े वेल इंटीग्रेटेड मेन स्ट्रीम जो है, जी मेन स्ट्रीम, लेकिन लोग भी हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन करें, जब मैं बीबीसी में काम करती थी तो मेरा ख्याल है कि मैं जो हमारा ऑफिस था उसमें कोई 90 लोग थे एक ही फ्लोर पे, और आई वाज द ओनली साउथ एशियन एंड पाकिस्तानी ऑन दैट फ्लोर। और आप यकीन करें कि रमजान के महीने में, हालांकि हम तो यूज्ड टू होते हैं, कोई मेरे सामने खाना नहीं खाता था। लोग हालांकि मैंने कभी नहीं कहा कि और मेरे तो लिबास से या मेरी तो डिमीनर से नहीं लगता कि मैं बहुत कोई बहुत ज्यादा माइंड करूंगी या बहुत ज्यादा जिसको आप कहते हैं कि रेडिकल या फंडामेंटलिस्ट, लेकिन लोग बहुत इज्जत करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमको भी चाहिए कि हम भी उन कम्युनिटीज में हिस्सा डालें, और लोग अगर हमारे बारे में नहीं जानते तो प्यार से, अपनायत से, दोस्ती से उनको समझाने की कोशिश करें कि हाँ, हमारी ज़बान मुख्तलिफ है, हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हमारा लिबास मुख्तलिफ है, लेकिन हम आप ही की तरह हैं जी। और जो जिस तरह से मैंने और जो कनाडा यूके में हमने देखा, जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस की जो बात होती है ना, वो मतलब इस जैसे अगर दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए कि काफिर मुल्क में जितनी एक्सेप्टेंस है माइनॉरिटीज के लिए, अगरचे वो माइनॉरिटीज हमें नहीं मानते, कहते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो क्या काश के एक मुस्लिम मुल्क में भी इसी तरह से माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट होती, काश के एक मुस्लिम मुल्क में भी अपने ही मुसलमान भाइयों के लिए, बलोच हों या सिंधी हों या पंजाब के हों या पश्तून के हों, मोहसिन दावर हों, अली वज़ीर हों या कोई भी हों, उनके लिए भी इतनी एक्सेप्टेंस होती है, इंक्लूसिवनेस होती। तो काफिर मुल्क की अगर हम बात करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट का नमूना अगर हम मदीने की रियासत देखते हैं तो वो तो इन ममालिक में देखते हैं, तो मदीने की रियासत वाकई अगर आप गौर करेंगी, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस का जो सिस्टम है इन ममालिक में, शायद वो पाकिस्तान में अभी नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। और मैं आपको दो मिसालें तो अभी की हालिया जो कुछ पिछले एक महीने में हुआ है, एक ये कि हमारी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर साहिबा हैं, उनको ये नहीं नजर आता कि उनके नाक तले क्या हो रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा कि एक बच्ची, एक क्रिश्चियन बच्ची आरजू, उसकी माँ धाड़े मार मार के बाहर रोती रही, और कोर्ट में उस 13 साल बच्ची को जबरदस्ती 40 साल के या 44 साल के शख्स के साथ शादी कर दी गई। वो क्रिश्चियन बच्ची, उसको मैं तो नहीं मानती कि 13 साल की बच्ची को 44 साल के शख्स के साथ इश्क हो जाए। आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट। सो इवन 18 साल की बच्ची को आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन वो नहीं दिखाई दिया, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। फिर आपने देखा कि सिंध में थर में जब हिंदू टेंपल में बेहुरमती की गई, वो भी नहीं दिखाई दिया गया। लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा है, आप लिखती भी हैं, और जब लिखती हैं ट्वीट्स में तो आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती हैं कि जो किसी तरह से भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं समझी जा सकती। मतलब बाकी दुनिया से तो आपने बिगाड़ा हुआ है, लेकिन जिससे नहीं भी बिगड़ी हुई उससे भी आप मुझे मार वाला बिल्कुल काम किया, ठीक है, और फिर माजरत भी करनी पड़ गई। आप क्रिटिसाइज करें, माफी भी मांगनी पड़ गई। क्रिटिसाइज करें जबकि आप आप बिल्कुल आपके अपने गिरेबान में पहले झांके और ये देखें कि आपकी, हाँ तो हम तो देखें ना, यहाँ शलवार कमीज पहन के निकलते हैं, हिजाब पहन के निकलते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं हमें बुर्का, हिजाब या हमारा जो शलवार कमीज है या सर पे टोपी व्हाटएवर या सिख टर्बन, हम चाहते हैं कि जी हमें इजाजत हो। लेकिन पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि बाहर से कोई शख्स आए, वहां जब पाकिस्तान में लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, गोरियां आती हैं, चादर करके फिरती हैं, शलवार कमीज पहन के फिरती हैं, तो अगर वो हमारे कल्चर की इज्जत, हमारी मजहब की इज्जत कर सकते हैं, हम उनकी बड़ी वाहवाह करते हैं, फिर हमको भी चाहिए ना कि अपने गिरेबान में भी झांके। तो इससे पहले कि आप फ्रांस को क्रिटिसाइज करें, पहले पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये वो हुकूमत है जो कहते थे कि जी हम बाहर से लोग आएंगे, काम करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, रोजगार यहाँ पे ढूंढेंगे, और हमारे बच्चे पाकिस्तानी नौजवान स्टार जो फोर्ब्स लिस्ट पे जिनका नाम आता है, कैनेडियन गवर्नमेंट को जगह देती है, यूके की गवर्नमेंट को जगह देती है, और आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में
एनवायरनमेंट के जो लीड है वो एक पाकिस्तानी निजात पाकिस्तानी ओरिजिन लड़के को उन्होंने दिया है, अली ज़ैदी का नाम है। लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई अमेरिकन जेन्युइन मेरिट पे आया है? नहीं आया। तो ये कितने अफसोस की बात है। फिर रियासत मदीना आप बात करते हैं, और रियासत मदीना में क्या ऐसा होता है कि आपका घर शहंशाहों की तरह हो और वो आप 12.5 लाख में रेगुलराइज कर लें, और आप हमको एवोकाडो ग्रो करने की तलकीन करें, और एक बच्चा बिलबिलाता हुआ रो रहा है, उसकी एनक्रोचमेंट, उसकी छोटी सी रेहड़ी वो एनक्रोचमेंट है। तो ये बात ये है ना कि इंसान फिर या तो प्रीच ना करे या तो प्रीच ना करे। ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, मैं समझती हूँ कि ये दीन की आप लोग क्या समझते होंगे कि ये रियासत मदीना के प्रिंसिपल हैं जिसमें एक बच्चे की रेहड़ी उठा के और फेंक दी, और जालिमाना तरीका, मतलब फिरौनों वाला तरीका हो रहा है। जी, अभी जो बनी गाला का आपने जिक्र किया, तो बनी गाला की जो नो ऑब्जेक्शन और वो जो एक्सपोज होके भी जाली डॉक्यूमेंट्स को भी पेश किया गया, ये सारा कुछ हुआ, और आपने भी कुछ वक्त गुजारा है वहाँ, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो अराजी है या ये जो जागीर है, जो इनकी जो भी जायदाद है, ये इसका किस्सा क्या है असल में? देखिए, मैंने तो किताब में डिटेल में इसलिए लिखा था कि लोग मुझसे ना पूछें, क्योंकि जाहिर है ये कोई अच्छी याद दहानी के लिए जरूरी होता है यादें नहीं है। हाँ। यादें नहीं है, लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियरली उसमें लिखती हूँ कि जब मैं पहली बार उन्होंने अपना घर दिखाया मुझे, तो ऊपर से जब वो मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो ये जन्नत है, ये पैराडाइज है, ऑब्वियसली ही वाज ट्राइंग टू सेल एन आइडिया टू मी, और नीचे जो गरीबों के बेचारों के घर थे उसको देख के वो कहते हैं कि ये जो माचिस की डिब्बियां ना, ये मुझे बड़ी बुरी लगती हैं, मेरा दिल चाहता है कि ये सारा व्यू तबाह करते हैं। और ये एक बड़ा एलिटिस्ट और ये अशरफिया वाली और ये एक बड़ी मेरी एंटरनेट वाली सोच है कि जी बस मतलब मैं आप 500 कनाल के घर पे हैं, या अभी ये जो बता रहे हैं कि एक मतलब ये डॉक्यूमेंट देख के मेरे लिए तो खैर हैरत की बात कोई नहीं है, लेकिन लोगों को ये हैरत हो रही है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो रहने का स्टाइल है, मैं सिर्फ इमरान को नहीं, मैं इस बात से मेरा एक नजरियाती इख्तिलाफ है पाकिस्तानियों से कि हमारी जो मुल्क है वो बहुत गरीब मुल्क है। 80% के पास साफ पीने का पानी नहीं है, और ये जो बैठे हुए हैं, ये जो हमारे सर पे सेल्फ प्रोक्लेम फिरौन बैठे हुए हैं, ये बाहर से इंपोर्टेड पानी सब्ज बोतलों में पीते हैं। इनको तो नहीं पता कि हमारे बच्चे कौन सा खारा पानी पीते हैं, जहरीला पानी पीते हैं। डायरिया से हमारा 90% बच्चा 5 साल तक पहुंच ही नहीं सकता। तो बात यह है कि ये वल्गर शो ऑफ वेल्थ जो है ना, अब एक अकेला बंदा, आप सोचें कि एक अकेला बंदा जिसके ना बच्चे, ना कोई बड़ी फैमिली, ना कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसको इतने बड़े घर पे रहने की क्या जरूरत है। और बात यह है कि बाकी लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं रहते, लेकिन बाकी लोग सादगी मैं बड़ा सादा और मैं मदीना की रियासत, तो ऐसी बातें नहीं करते हैं ना। तो ये फिर हिपोक्रेसी, ये मुनाफिक जरा ज्यादा चुभती है इंसान को कि खुद इंसान हेलीकॉप्टरों में घूमता फिरे, खुद इतनी लंबा आपका रूट और प्रोटोकॉल और कॉन्वॉय लगा हो। लेकिन ये तो हर वज़ीर आज़म का रहा है रेहम खान साहब, ये तो हर नहीं होना चाहिए। अच्छा, वजीर आजम की बात भी नहीं है। आप देखें, वजीर आजम जब नहीं भी थे तो नीली बत्तियां थी। देखिए, एक तकब्बराना जो सोच है। अच्छा, वजीर आजम नहीं थे तब भी नीली बत्तियां थी साथ? क्यों नहीं, नीली बत्तियां थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री की नीली बत्तियां थी, गार्ड्स तो होते हैं। और बात सोच की है। मैं समझती हूँ कि अगर तो किसी की सेफ्टी के लिए करें आप, देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, जो लोग नहीं समझते, पाकिस्तान बड़ा खतरनाक मुल्क है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई तो तब भी बड़ी मतलब नीली बत्तियां होंगी, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है ना, वो नीली बत्तियों से नहीं होती। आप नीली बत्तियां क्यों लगाते हैं? आप क्यों मूंछों वाले साथ अपने रखते हैं? आप क्यों गन्स का ये जो डिस्प्ले ऑफ वेपन्स है ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि मैं बादशाह हूं, मैं शहनशाह हूं और तुम कुछ नहीं हो। ये जो कर्नल की बीवी की कहानियां और जनरल के बेटे की कहानियां, ये कल्चर है। और आप यकीन करें कि ये तो वजीर आजम अब बन गए हैं या कोई जर्नैल है, आप छोटे छोटे मतलब बिजनेस मैन जो हैं उनके बच्चों का ये तरीका है। और मुझे शर्म आती है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप कोई एक्सपेंसिव जूता या कोई बहुत एक्सपेंसिव जोड़ा, लॉन का जोड़ा भी पहन के निकले, तो मैं सोचती हूँ कि जितने का तुम्हारा जोड़ा है उतने में तो पूरे महीना किसी का घर चल सकता है जी। तो ये सोचने की बात है। और मुझे आई थिंक कि
ये चीज है जो काफिर ममालिक में नहीं है। नहीं है। यूके में आप नहीं देखते, एग्जैक्टली यूएस में आप नहीं देखते। जी आपको शर्म आती है कि मैं शो ऑफ वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ करूं, बिल्कुल इसको बिल्कुल बुरा समझा जाता है। जी जी और ये जो हम रियासत मदीना की बात करते हैं, तो किधर गया मसावात, किधर गया इक्वालिटी? अगर तो आपकी सेफ्टी हो रही होती ना, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये टेक है, ये पावर है। और हमारे बच्चे आजकल यंग लड़के, मैं अक्सर एक वाकया सुनाती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान गई 2013 में, तो मुल्क की पूरा पिक्चर ही बदला हुआ था। तो मुझे एक यंग लड़का कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना लड़कियों में कोई इंटरेस्ट है, ना और किसी में, बस नीली बत्ती चाहिए, अच्छा पावर होनी चाहिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको याद है जब शाहरुख चितोई वाला केस हुआ और उसने वो साइन दिखाया, कॉम्बैट ट्राउजर्स पहने हुए हैं, मिलिट्री कॉम्बैट ट्राउजर्स, विक्ट्री का साइन, ये वो साइन का कुत्ता भी साइन वाला जो एग्जैक्टली माइंड सेट है, ये हर एक का है। और ये निहायत ही घटिया सोच है ये कि मैं तो बेसिकली आप वो 2% एलीट क्लास की बात कर रही हैं ना, कि जो पाकिस्तान को रूल करती आई है, जो 22 खानदान रूल करते आ रहे हैं, और जो 98% गरीब लोग हैं। एंड आप देखें कि पार्लियामेंट हमारी भरी हुई है उससे। जी जी ये लोग आपस ही में बैठे रहते हैं, आपको पता होगा कि ये उधर ही कौसार में बैठे रहते हैं। कौसार की कॉफी और खाना आम बंदा नहीं अफोर्ड करता। ये एंकर्स के साथ बैठे रहते हैं, फिर उधर ही से टॉक शोज पे जाते हैं, फिर अपने ही को वापस टीवी पे टॉक शोज पे दोबारा देखते हैं, खुश होते हैं, सुबह 11-12 बजे तक सोए रहते हैं। ये सबका ये हाल है। आप मुझे, अगर मैं जब पाकिस्तान गई तो मैं दफातर में 8 बजे पहुंच जाती थी। एक दिन मैं सीडीए के दफ्तर 8 बजे पहुंच गई, तो उसने मुझे देखा, जो ऑफिसर था, उसने कहा आप पाकिस्तानी खातून नहीं है। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी खातून हूँ। कहते हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप पाकिस्तानी खातून हैं, आप 8 बजे आ गई हैं। मैंने कहा मेरा काम है। एग्जैक्टली और इसी तरीके से मैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए गई, तो जाहिर है आपका काम है। मैं गई, मैं वाया खातून थी वहां पे, और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर था, क्योंकि मर्द ही मर्द थे और आम ड्राइवर आए थे, मतलब आपका साहब लोग नहीं जाते वहां पे, नहीं जाते। तो उसने मुझे अंदर बुलाया एंड ही सेड कि आप चली जाएं जी, ड्राइवर कर लेगा। मैंने कहा मैं क्यों चली जाऊं, मेरा काम है। एग्जैक्टली वो आदत नहीं है ना, तो वो कल्चर, वो शर्म की तो बात नहीं है ना। हाँ, बड़े साहब तो नीचे बैठे रहते हैं ना, ऊपर भेजते हैं, जाओ भाई इसको करवा के लो, पासपोर्ट बन जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे नीचे ही। ऐसा पाकिस्तान में तो एक नहीं 4-4 पासपोर्ट बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट जो एक डिसिप्लिन लेने के लिए कप्तान आए थे, वो तो शायद अभी तक पूरा डेवलप नहीं हो सका सिस्टम। और आपने बात, वो कह रहे हैं अभी तक हम सीख रहे हैं, वो हाँ, कह रहे हैं यही तो हमें लगे कि आज का जो उनका स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट में आने, जिसको भी गवर्नमेंट में आना हो वो कुछ सीख कर आए, यानी कि मैं तो सीख कर नहीं आया, आई एम लर्निंग ऑन द जॉब। सो ये लर्निंग ऑन द जॉब में पाकिस्तान को रिस्क पे डाल दें, एक्सपेरिमेंट कर दें इस मुल्क पे। देखिए बात ये है कि हम अवाम, हमें कोई क्रेडिट तो दे। हमने एक बेरोजगार क्रिकेटर को रोजगार पे लगा दिया जी, जिसकी क्वालिफिकेशंस बकौल उनकी नहीं थी। नहीं, वो कमेंट्री करके पैसे बना लेते हैं कुछ ना कुछ। नहीं, मेरा मतलब है वजीर आजम की तो प्रैक्टिस नहीं हुई वो ना, प्रैक्टिस तो नहीं है। वो कह रहे हैं उसकी नेट प्रैक्टिस करवा के आते। हमने फिर भी बेरोजगार शख्स को, अनस्किल्ड शख्स को लगा दिया कि हाँ न्यूक्लियर पावर की तुम सरबराही करो, कम इन एक्सपेरिमेंट। आप तो बच्चों को क्लास 7 में केमिस्ट्री लैब में अकेले नहीं छोड़ते कि कुछ हो जाए, बिल्कुल 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 अकेले तजर्बा नहीं करने देते, कोई टीचर, कोई लैब टेक्नीशियन साथ खड़ा होता है। और इस बात पे एक्सपेल्शंस हो जाती हैं। अगर आप केमिस्ट्री की लैब में अकेले चले जाएं और थोड़ा सा एल्यूमिनियम के साथ थोड़ा सा खेल लें, तो ये क्या, ये न्यूक्लियर पावर 22 करोड़ आवाम के साथ एक बंदा जो खुद एतराफ कर रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था और मुझे तो अभी भी नहीं समझ आई, और पहला 1 साल तो मईशत समझने में लगा, फिर भी नहीं समझ आई, और आदाद शुमार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, और खुद गवाही भी देते हैं कि उनको अभी तक ये नहीं पता कि एवोकाडो रोज उनको बट रेहम खान, ये पता कि सब्जी है कि फ्रूट है। बट रेहम खान, यू न्यू इट जब आप उनसे कंटेनर पे मिली, तो यू न्यू इट कि ये इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, इज नॉट फिट फॉर द जॉब, ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। और ये मुल्क को क्या, आपको भी कोई उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद की कारण साबित होगा? तो पहले तो करेक्शन में, आई डिड नॉट मीट हिम ऑन द कंटेनर। कंटेनर पे जिनसे मुलाकात हुई है, इंटरव्यू करने गई थी आप? नहीं, इंटरव्यू करने भी कंटेनर पे नहीं गई थी। कंटेनर पे जब वो जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने रिश्ता भेजा था, और इंटरव्यू उससे बहुत पहले हुआ था। मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी जब इंटरव्यू हुआ था, जस्ट फॉर फैक्चुअल करेक्शन। ठीक है, चलो, तो आई स्टैंड करेक्टेड।
हाँ, बिकॉज पीपल थिंक सो 15 मई को जब मैंने 2014 में इंटरव्यू किया था, हमारी कोई आपस में जान पहचान नहीं थी, और उन्होंने इसके उनके उसकी 1 महीने बाद उन्होंने बगैर किसी इंडिकेशन, बगैर किसी जान पहचान के उन्होंने रिश्ता डाल दिया। तो मैंने उनको, जब उन्होंने रिश्ता भी डाल दिया, उससे पहले भी इनडायरेक्टली मैं उन्हें कह चुकी थी कि ये जो आप इस्तेमाल हो रहे हैं मत इस्तेमाल हो, ये कोई इस तरीके से हुकूमत गिराना या नहीं गिरने वाली, और कोई नहीं गिराएगा। मेरी तो कुछ एज अ रिपोर्टर इतला थी, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली इम्प्रेस करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो इस्तेमाल हो जाऊं एंड एवरीथिंग। तो जब धरना 3-4 मतलब 24 से 48 घंटे में फेल हो चुका था, तो उसके बाद भी आई थॉट कि ये समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, गलती हो गई, और ये समझ जाएंगे कि ये तरीका नहीं। तो मैंने उनको ये कहा कि इमरान, आप कभी वजीर आजम ना बने, और ये मैं पूरा साल उनको कहती रही बहैसियत बीवी के, अच्छा। कि मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप सेलिब्रिटी हैं इमरान खान, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप वजीर आजम बन जाए, क्योंकि वो बड़े डिप्रेस्ड थे, अक्सर बातें करते थे, जो ख्वाब देखते थे उसके बारे में बात करते थे। आई आई टू से टू उनके, देखो इमरान, वजीर आजम बड़े लोग आए गए, 5 दिन के लिए भी, 1 साल के लिए भी, 6 महीने के लिए भी, वजीर आजम बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो टिक टिक की बांधे ये लड़के आपको देखते हैं, जिससे ये लास्ट ऑफ, इनकी उम्मीद मत तोड़ना। तो केपी में मैंने उनको ऑफर किया कि मेरी वालदा का घर है, हम सीएम हाउस में भी नहीं रहेंगे, आप वहां पे लेट्स मूव देयर, हम कोई गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो घर खाली है। उस वक्त सिर्फ केपी के में गवर्नमेंट थी ना उस वक्त तो। उस वक्त से केपी में देखे ना 7 साल प्लस हो गए ना वहां पे, कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं हुआ। 7 साल प्लस कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी आपको नेट प्रैक्टिस चाहिए, कर लिया आपने पश्तूनों के ऊपर कर ली ना नेट प्रैक्टिस, इधर उधर आपने नो बॉल्स कराई, आपकी तो लाइन एंड लेंथ ही नहीं बराबर हुई। तो तब मैं उनको कहती थी कि देखो, जो एक सूबा है वहां ही थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और जब मैंने शादी की तो मैं ये समझती थी, जो अब सब लोग, अभी भी कुछ लोग उनकी हिमायत में ये कहते हैं कि तो सादा है, इसको समझ नहीं है, तो मैं भी इस तासुर में थी कि क्रिकेटर है, सादा है, नाइव है, नहीं मुखलिस कोई नहीं इसके साथ, मतलब ही इज नाइव। आपको उसमें नाइव नजर है? मतलब मुझे लगा कि ये वजह हो सकती है ना, ये मुझे नहीं अंदाजा था, ये मेरी बिलीफ नहीं था कि ये शख्स मतलब जैसे लोग कहते हैं कि ऑनेस्ट तो है, ये एक वहम मुझे भी था उस वक्त। और वो बातें भी ऐसे करती थी, क्योंकि एक दफा कंटेनर पे, लेकिन अभी तक कोई डिसऑनेस्टी की तो मेरे पास कोई इतलात नहीं है उनकी। पता नहीं, फिर आप मेरा ख्याल है कि फॉलो नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग का केस अभी अनरिजॉल्व्ड है, ठीक है जी, शुगर मैं तो मिल कह रही का हूँ अनरिजॉल्व्ड ही रहे। मैं तो कह रही हूँ इस हुकूमत में तो अनरिजॉल्व्ड ही रहे, ऐसा ना हो कोई और सर्टिफिकेशन आ जाए, अच्छा भला केस एक्सट्रीम कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ, वो भी इसी तरीके से रेगुलराइज ना हो जाए। लोग कहते हैं कि उसको खोलें खोलें, पीएम लेन वाले कहते हैं खोलें खोलें, मैं इनके दौर में ना खोलें। हाँ, इनके दौर में ना खोलें, इसी तरीके से 12 लाख में जो रेगुलराइज हो जाए, तो फिर आप रोते पीटते रहेंगे। मकसद बात करने का ये है कि उस वक्त मुझे ये कहते थे, जब कोई गलत स्पीच में, उस वक्त भी ऐसी बातें होती थी कि गलत स्पीच में बात कर जाते थे कि जो एवोकाडो फ्रूट को सब्जी बना देते हैं जापान जर्मनी, ये उस वक्त भी होता था। तो मैंने एक दफा इनको कहा कि हुजूर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये आप गलत कह रहे हैं, ये तो आपके कैंडिडेट का नैरेटिव तबाह कर रहे हैं जी। तो कहते अच्छा, ये शिमी मजारी ने मुझको गलत बताया। मैंने कहा भैया आप भी अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या? मतलब बंदा चेक ही कर लेता है। तो आई बिलीव, क्योंकि उनकी आदत ये है कि जब भी उनको किसी चीज का कहा जाए, कहते हैं इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती। आज भी जैसे कह रहे थे ना, कोई मिनिस्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया, ओ भाई यू आर द कप्तान, यू आर द सीईओ, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, अब हम क्यों किसी और को इल्जाम दें? इतनी फौज जो आपने रखी हुई है, काबीना, मतलब 50 से ज्यादा लोग आपके पास हैं। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन अगेन उस बैक टू द क्वेश्चन, कहते हैं आपके तो स्पेशल एडवाइजर्स कहते हैं, रेहम खान, बैक टू द क्वेश्चन, आप बताइए ना, तो ट्रंप को भी काबीना में बिठा सकता है। आपने फिर क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो उस वक्त जेन्युइन थी, पर बाद में वो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई? तो मुझे उन्होंने ये कहा, जब मैंने उनका पॉइंट आउट किया कि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पीछे लगे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। तो कहते देखो ना, दिस इज व्हाई आई नीड यू, मुझसे नहीं पढ़ी जाती है फाइलें, तुम पढ़ोगी तो मुझे बताओगी, तुम ये फाइलें पढ़ोगी, तुम ये पूरे ये जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये तो तुम जो सारा वक्त बैठ के पढ़ती रहती हो, तुम ये पढ़ोगी तो मुझे बताओगी। ठीक है। तो आई थिंक ये वहम के, और बात ये है कि ये इमरान का मसला नहीं है। आज तो मैं ऐसे मूड में हूँ, आपसे दिल की बात करूं कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम
जनरली भी मौसम खुश है। आप देखें उस कौम की और उस शख्स की मदद नहीं कर सकते जो अपने को बदलना ना चाहे। ठीक अगर है। मैं किसी को, अगर कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ना चाहता तो मैं उसके ऊपर 3 घंटे सर्व करूंगी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उसमें सजेस्टिबिलिटी नहीं है, अगर वो तैयार ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये मसला है। ऐसा नहीं कि इमरान के साथ मेरे अलावा हम्म। बहुत ज्यादा मुखलिस लोग नहीं रहे, हम्म। लेकिन उनको मुखलिस लोगों की, सिंसियर लोगों की, ज़हीन लोगों की, अक्लमंद इंसान की पहचान नहीं है, या वो चाहते नहीं है। उनको चाहिए कि खान साहब, खान साहब, खान साहब आप करते रहे। ठीक है। और जितनी देर तक कोई एटीएम है, कोई उनके ऊपर नोट नछावर कर रहा है, कोई उनको कह रहा है खान साहब तुसी ग्रेट हो, किलर स्माइल है, हैंडसम हो, तो वो मेरी नेचर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। मैं बिल्कुल। उनको यही कहती हूँ कि मेरे लिए तो तुम हस्बैंड हो, मेरे लिए तो तुम कोई खास चीज नहीं हो। कोई सेलिब्रिटी हो गए तो हो गए, मैंने तो सेलिब्रिटी से शादी नहीं की। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा शौहर गलत हरकत कर रहा है या उसके इर्द गिर्द गलत लोग हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बाय द वे ये हुआ है केपी में। अब देखिए बीवी से मुखलिस कौन हो सकता है, जी जी। लेकिन उन्होंने कोई मुखलिस दोस्त, एक मुखलिस दोस्त मुझे बता दें उनके पास, कोई एक दोस्त नहीं है उस शख्स का। तो जो पीटीआई के डाई हार्ड कोर कमेटी है उनमें भी कोई नहीं है? कौन है मुखलिस? मुखलिस दोस्त तो नहीं है, ये वो लोग हैं जो उनको सारा वक्त दे आर प्लम्पिंग अप हिज ईगो। और जब आप उनको कहेंगे कि आप थके हुए लग रहे हैं, तो वो आके कहेंगे नहीं नहीं सर आप तो हैंडसम है, सर आप तो किलर स्माइल है। ये द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज कि ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान में। ये ईगो वाले, ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एलीट है, मैं तो उसको एलीट नहीं कहती, लेकिन ये सूडो एलीट है, जो ना पढ़ते हैं, जिनको न्यूज का कुछ नहीं पता, जिनकी ना अदब के बारे में कोई नॉलेज है, ना तारीख के बारे में कोई नॉलेज है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले लोग हैं। और अब आप यकीन करें कि ये इमरान की वजह से जो और नमूने आ गए हैं पार्लियामेंट में। देखिए इमरान तो फिर सेलिब्रिटी था, हीरो था, चलो बन गए, पोजीशन मिल गई, लेकिन इनकी वजह से जो लोग आ गए हैं जो कि काफी यंग हैं, अब आप सोचे ना कि ये हम इनकी तो, ये हमें क्या कर दिया, मसलन इमरान ने क्या कर दिया। एक दो नाम बताएं। मसलन क्या, मसलन क्या, कोविड-19 वाली मिनिस्टर जो हैं उनको देखें। देखिए बात ये एक एक शख्स की नहीं है या कोई डिबेटिंग नहीं, but सोसाइटी का these हेड है। I want to know, or nation wants to know, because these are the people running the country. आप मुझे बताइए कि जो शख्स मतलब जिसको अब कॉलेज वजीर की दाखिला डिबेटिंग शेख रशीद सोसाइटी, मिसाल के तौर पे, चले वो तो सिर्फ इमरान की गलती नहीं है, वो तो शायद रोजगार जो कहते थे कि लोगों को दूंगा, तो एक बंदे प्रोमोटिंग को लाइफस्टाइल में हम डाल देते हैं जी। कि जिस बंदे को आप कहते थे चपरासी ना रखूं, उसको तो ऐसी जबरदस्त प्रमोशन कराइए, तो ठीक है निचले तबके को ऊपर लेके आ रहे हैं, दैट्स ओके, चले दैट्स चले। ओके, चलें लेट इट गो। हम्म। फिर जैसे यंग होना बहुत अच्छी बात है, आई आई सपोर्ट यंग पॉलिटिशियंस, लेकिन यंग होना, सिर्फ 25-26 साल का होना इज नॉट इनफ। जरताज 25 साल गुल, के हों, मैं मुराद की तरफ इशारा कर अरे रही मुराद थी, सईद। ठीक है, देखिए जिनका बात यह है कि देयर आर लॉट्स ऑफ यंग पीपल पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, दुबई में, जो कि वापस आके सर्व करना चाहते हैं मुल्क को। तो रेहम, और वो वो आप ब्राइट स्टार्स अगर हैं। अगर वो इमरान खान ये काम करते हैं तब भी आपको इतराज, वो जुल्फी बुखारी को यूके से तो लेकर गए थे। तो जुल्फी बुखारी को अब आप मुझे बताइए ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये शुरू कर दिया है इन्होंने, अब वो देखें क्योंकि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट केपीके में लेके जा रहे हैं, वो जो रोजवेल्ट होटल की डील करवा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान वो तो रोजवेल्ट को तो अभी अभी खबर आ रही है 3 दिन से कि रोजवेल्ट तो, आई एम एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट इट, कि रोजवेल्ट हमारा एक ही असासा था पीआईए के हाथ। पीआईए को तो इन्होंने तो हत्तल इम्कान कोशिश की है, और बल्कि कर दी है, मतलब दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। अब पीआईए नहीं, रिचर्ड ब्रांसन साहब जिनकी वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस हैं, जिनको किसी और पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका फायदा हो गया क्योंकि पीआईए तबाह हो गई है। और रोजवेल्ट जो कि हमारे पास एक हिस्टोरिकल एसेट था, परफॉर्मिंग एसेट था, इनके खुद काबीना में कहा गया है कि इट्स अ परफॉर्मिंग एसेट, कभी उसने लॉस नहीं दिया, उसको 94 साल के बाद बंद कर दिया है। और आप सोचें कि पाकिस्तानियों को तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जो वहां पे यूनियन वाले हैं, जो लोग वहां पे काम करते हैं, गोरे जो हैं, अगेन जो काफिर मुल्क में है और जो मुसलमान नहीं है, वो
दे हैव अ सेंटिमेंटल अटैचमेंट, क्योंकि वो वहां पे काम करते रहे हैं, उनका एसेट नहीं है, ये वो हैं जो वहां पे काम करते रहे हैं। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि आपका जब एक हिस्टोरिकल एसेट और उसको अगर आप बंद कर देंगे, ये बात करना, देखिए वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरा या आपका होटल नहीं है कि हमारे पास कोविड में पैसे नहीं रहे। कोविड में तो बड़े लोगों के पास पैसे नहीं, इट्स अ स्टेट एसेट। स्टेट की अब ये तो आप नहीं कह सकते कि जी कोविड-19 है तो स्टेट के एसेट्स बेचने शुरू कर दें या बंद करने शुरू कर दें, यू कांट डू दैट। और रोजवेल्ट तो चले वो मैनहट्टन में था, आपके जनाब वो जो स्टील मिल्स हैं उसको देखें, अब रेलवे के ऊपर कह रहे हैं कि चल नहीं सकता महकमा, एमटीआई का क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों के साथ क्या कर रहे हैं जो प्राइवेटाइजेशन की, और जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा ऐसा भला कर रहे हैं मुल्क का। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, पीएमडीसी में क्यों इस किस्म की बातें हो रही हैं, फिर इसके बाद क्यों एहतजाज हो रहे हैं। ये हमारा दिमाग तो खराब नहीं ना, हम नेशनल एसेट्स के उनको नुकसान हो या वो बंद हो जाए या वो बेचे जाए या वो ऐसे हाथों में चले जाएं जो कि पाकिस्तानी हाथ नहीं है, उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम बेचारा मुल्क, हमारे पास गिने चुने 2-3 एसेट्स थे। पहले रेको डेट के ऊपर आपने क्या ड्रामा किया मुशर्रफ साहब के जमाने में, वो अभी तक जख्म भरे नहीं है और अभी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो ने असेंबली में आई थिंक वाहिद सीनियर पॉलिटिशियन है जिन्होंने ये बात की है, रेको डेट की आर्बिट्रेशन, उसके ऊपर बिल्कुल यूं जिप्ट है। तो मकसद बात करने का ये है कि खुद तो अच्छा, अगर इन चीजों के पीछे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये पिगी बैक करके जो आए हैं वो तो फेडरल मिनिस्टर्स बन गए। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर लिस्ट जो मैं देख रही हूँ उससे मुझे तो ऑलरेडी हॉल उठ रहे हैं। अगर 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 ये जुल्फी बुखारी या ये जो मंसूबे हैं या रोजवेल्ट की फ़रोख्त है या फॉरेन फंडिंग है या अभी एक नया प्रोजेक्ट केपीके में लेके आया जा रहा है, अगर ये सब दुरुस्त हैं और आप इस पे बोलती हैं तो आपके खिलाफ लॉ सूट क्यों आती है फिर? देखिए, मैं तो, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यूके में बैठी हुई हूँ। पाकिस्तान में होती तो अभी नॉर्थ वजीरिस्तान की सैर कर रही होती। शुमाली इलाका मतियुल्लाह जान साहब को देखें, असद तूर साहब को देखें, वो तो छोड़े, वो कॉमेडियन हमारा यंगस्टर खालिद भट्ट जी पैरोडी करने के ऊपर जी बंद कर दिया। अपने डीजे भट्ट को नहीं छोड़ा इन्होंने, डीजे भट्ट को नहीं छोड़ा। तो आप तो, हम तो, मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मैं, देखिए मसला एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये काम सहाफियों के साथ क्यों क्रैक डाउन किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो काम सियासतदान का था, जो काम ऑपोजिशन का था, उन्होंने नहीं किया ना। 2.5 साल से अगर रेहाम खान चुप नहीं कर रही और आपको तकलीफ है कि इसको इसी तरीके से चुप कराओ, ये मसला ना कि रेहाम खान चुप नहीं करती। कभी कहते हैं मूव ऑन, ओ भाई मेरा उससे कोई जाती तो मसला नहीं है। मुझे तो बल्कि शर्म आती है कि लोग जब मुझे इंडिया से, यूएस से लोग कहते हैं ये देखें आपका वजीर आजम क्या कर रहा है, तो मुझे शर्म आती है। मुझे इस वजह से भी शर्म आती है क्योंकि देखिए एक हीरो, हमारा एक ही हीरो एक नेशनल सेलिब्रिटी था, उसने अपनी कितनी बेइज्जती करा लिया जी जी। तो ये एक्चुअली तो तरस खाने का मकाम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जब आप उसको कोई काम नहीं देते, उसको कोई इख्तियार नहीं देते, तो वो कभी भेकी बेकी बातें करता है, कभी एवोकाडोस की बात करता है, कभी शहद की बात करता है, शहद की अक़सामों की बात करता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। असल में वो ये जो आपने बात की ना कि हमारा एक नेशनल हीरो आपने जो जिक्र किया, वो वाकई एक बात है। देखें, अगर मैं देखूं जो दुनिया में अच्छे अच्छे लोग क्रिकेटर गुजरे हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स, डेनिस लिली, आज दुनिया उनको आज भी इज़्ज़त और वक़ार से याद करती है। काश कि इमरान खान भी ऐसे ही रहते तो उनको भी हमारे सबके पसंदीदा क्रिकेटर थे वो। लेकिन अच्छा क्रिकेटर होना या अच्छा मस्जिद का इमाम होना डज़ नॉट क्वालिफाई यू फॉर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड लीड द नेशन टू एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जो है ना रिप्रेजेंट करके एक इकॉनमी उसकी उभारना। आपने उसका जीडीपी जो है वो गिरा दिया। जो जीडीपी इसहाक डार छोड़ के गए थे वो जीडीपी आज तक पाकिस्तान को वापस नसीब नहीं हुआ। और फिर मज़े की बात यह है कि उन्हीं लोगों को हम गद्दार करार देते हैं, उन्हीं लोगों को हम मुहिब्बे वतन का ना होने का ताना देते हैं, और उन्हीं लोगों को हम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क परसिक्यूशन का शिकार भी करते हैं। करीमा बलोच की एक मिसाल आपके सामने, मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। इसहाक डार साहब पे भी बात कर लें, नवाज शरीफ साहब पे बात कर लें, अल्ताफ़ हुसैन साहब पे भी बात कर लें कि ये लोग मुल्क छोड़ के क्यों चले जाते हैं। ये पाकिस्तान इन लोगों को ओन क्यों नहीं करता, इन लोगों को कौमी धारे में क्यों नहीं लाता, और जो लोग आना चाहते हैं, अली वज़ीर, मोहसिन दावर जैसे लोग, उनको
क्यों रिजेक्ट करते हैं लोग? जी रेहाम खान। देखिए अनीस साहब, बात चूंकि हम सहाफ़ियों की बात कर रहे थे, अब रेहाम खान अगर रोजवेल्ट का पब्लिक इंटरेस्ट में एक एसेट की बात करती है तो उसको खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। मतीउल्लाह जान साहब बात करते हैं, उनको आपने देखा सीसीटीवी फुटेज भी है, दिखाई नहीं दी हमें, वीडियो दिखाई दिया चुपके ले नहीं गए। दिखाई दिया, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है, कोई कहते हैं एविडेंस ही कोई नहीं। इसी तरह असद तूर हैं, मुतअद्दिद ऐसे सहाफी हैं जिनके ऊपर कभी एफआईआर कटवानी, कुछ लोगों को तो क्वाइटली फोन कर देते हैं, प्यार बड़े मशवरे दे देते हैं। लेकिन जहां हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हों या सहाफी हों, उन्होंने आवाज उठाई है, वहां एक रोल बहुत क्लियरली मीडिया का है जो कि नेगेटिव रोल रहा है, चाहे वो हीरो क्रिएशन में हो या विलन क्रिएशन में हो। ये वही मीडिया है जिसने इमरान को हीरो बनाया। सादिक और अमीन की सर्टिफिकेशन तो बाद में मिली ना, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी का ये जो जो नैरेटिव बयानिया, और फिर ये वही मीडिया है जिसने इसाक डार को मुंशी, इसाक डार को समधी, इसाक डार को मतलब कंप्लीट। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2016 में जब डॉन लीक्स का किस्सा आ रहा था तो मैं भी डार साहब के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और मेरा बेटा उस वक्त इकोनॉमिक्स करके ग्रेजुएट करने वाले थे या कर चुके थे। तो मेरे नजर से एक आर्टिकल गुजरा, और मैं तो इकोनॉमिक्स मैंने यूनी में तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं पढ़ रही और मैंने सोचा मैं डबल चेक कराऊं। तो मैंने अपने एक दोस्त को भी भेजा और बेटे को भी कहा, मैंने कहा देखो ये जो लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं डार साहब गलत गलत, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि वो ही वाज अचीविंग ऑल द टारगेट्स जो आईएमएफ के भी थे, और मतलब ही वाज अटेनिंग ऑल द टारगेट, और ब्लेटेंट झूठ लिखा हुआ था जी, ब्लेटेंट मिसरिप्रेजेंटेशन थी, जानबूझ के एजेंडा ये था। और इस तरह से नवाज शरीफ को करप्ट कहना, आप उसको फाइनेंशियली करप्ट कह रहे हैं तो फाइनेंशियली करप्ट प्रूव करें ना। रेहाम खान को MI6 एजेंट कह रहे हैं तो रेहाम खान तो रहती रही है, फैसल मौस के साए में रहती रही है, लेके जाए प्रूव करें ना जी, प्रूव करें कि MI6 एजेंट है। आज अब आप मौलाना साहब को कह रहे हैं कि कभी, मतलब ये बात अल्ताफ हुसैन साहब जब उनको सूट करता था, जब उनको सूट करता था तो वो साइकिल पे आते जाते थे। आम एक उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव था, उस वक्त बड़ा हीरो था जब सूट करता था। जब उसको डिमोनाइज करना पड़ा तो मीडिया, मैंने उस मीडिया में काम किया है जी, मैंने उस मीडिया में काम किया है। हमारे क्या 3 फॉर्मूला हमें क्या बताया जाता था, इमरान खान का इंटरव्यू करो, शेख रशीद का इंटरव्यू करो, MQM कराची को रगड़ो, ये फॉर्मूला था। अच्छा, और रेटिंग का ये फॉर्मूला था। आप पूछ लीजिए 2013 में। तो मीडिया का जो रोल है इस प्रोपेगेंडाबाजी में, माहौल बनाने में, आजकल आप देख रहे हैं। अब मैं लोगों से पूछती हूँ कि तुम लोग कहते हैं चोर है, करप्ट है, तो भाई अदलिया क्यों नहीं कहती अगर इतना बड़ा चोर है तो पैसे नहीं आए ना वापस? अगर इतना बड़ा चोर है तो जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो स्कैम इधर क्राइम एजेंसी ने अनकवर किया यूके में, उसमें नवाज शरीफ का तो नाम नहीं है जी। जो आपकी पूरी लिस्ट आई है, 11 अफराद की लिस्ट आई है यूके में कि जिनके एसेट्स फ्रीज किए जाएंगे, जिनकी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक की पामाली की मतलब उनकी ब्लैक लिस्ट है, उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें एक पाकिस्तानी शख्स का नाम है, वो नवाज शरीफ का डार नहीं है, वो है रावण बार। ओहो, एक मामूली सा पुलिस इंस्पेक्टर, मामूली ऐसी बातें कर रहे हैं, मामूली होता तो उसके एसेट्स। तो मकसद कहने का ये है कि आप अगर मुझे कहते हैं कि अनीस फारूकी रॉ एजेंट है तो प्रूव इट टू मी, प्रूव इट टू मी। एक शख्स अली वजीर आपकी पार्लियामेंट में बैठा है, MNA है, क्या वो टेररिस्ट है, क्या वो फ्यूजिटिव है कि उसने किसी का कत्ल किया है, रेपिस्ट तो आपसे पकड़े नहीं जाते, और आप उसको जंजीरों में ड्रैग करके जलील ख्वार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप बेसिकली जानबूझ के लोगों को पराया कर रहे हैं। लोग कौमी धारे में आना चाह रहे हैं। अरे वो अगर वो सेपरेटिस्ट होना चाहते, अगर वो अलग मुल्क बनाना चाहते तो वो पाकिस्तानी आईन के तहत पार्लियामेंट में बैठे होते, इलेक्शन ही ना लड़ते, होश के नाम पकड़े। लेकिन आपकी ये हरकतें, देखिए आपकी ये हरकतें लोगों को मुतनफर करेगी, बदसन करेगी। फिर आप कहेंगे कि जनाब ये बलोच राइट्स के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये सिंधु देश के बारे में क्यों बोल रहे हैं, ये पश्तून
अब मुझे कल परसों किसी लड़के ने कहा कि, मैंने कहा अली वजीर के ऊपर, क्योंकि ये जो लिफाफी कल्चर है ना, हम्म, ये अब आप देख रहे हैं इसराइल के लिए जो प्रोपेगेंडाबाजी माहौल बनाया जा रहा है, पहले ये वही लोग हैं, आप याद करें, ये वही लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के पहले सऊदीया के चर्चे करते थे, जी जी पहले इनके ऊपर वहाबियज्म हो गया था, उसके बाद आपने देखा पिछले 2 साल से एंटी सऊदी, जी अब इनको अर्तुगरुल हो गया है, जी, ये वही अर्तुगरुल हुआ मीडिया हुआ माउथ था। पीसेस हैं, इनको अब याद आ गया कि खिलाफत उस्मानिया किसकी थी, जी पहले नहीं याद था खिलाफत उस्मानिया किसकी थी, अब सडनली इनको याद आ गया है कि एक्चुअली इनको अब इनको मुख्तलिफ चीजें याद आ गई हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती क्यों, भाई इजराइल के साथ बदजन किसने किया, हम्म, किसने हेट्रेड फैलाया, रेहाम खान ने फैलाया, अनीस फारूकी साहब आपने फैलाया, नहीं हमने तो नहीं फैलाया, हमने तो ना टेक्स्ट बुक्स में किसी को बुरा कहा, ना हमने स्पीचेस में किसी को बुरा कहा, हमने तो कभी यहूदियों के खिलाफ हेट नहीं फैलाया, बिल्कुल हमने तो कभी ये नहीं कहा कि फलस्तीन के ऊपर हम ये करेंगे, और फलस्तीन एक तरफ आप मर्दे मोमिन मर्दे हक बनते हैं, दूसरी तरफ आप जॉर्डन में जाके बॉम्बिंग करते हैं, एरियल बॉम्बिंग करते हैं फलस्तीनी भाइयों पे, जी एक तरफ आप कश्मीर का पॉलिटिक्स का वोट बैंक आप की जबान लड़खड़ाती नहीं है उस वक्त, कश्मीर 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 करते हैं, और जो ही पावर में आते हैं आप कश्मीर फरोश बन जाते हैं, जी जी मोदी की हिमायत आप करते हैं, कैंपेनिंग आप करते हैं, रॉक की एजेंट मैं और आप हो जाते हैं, जी जी। सो ये हमने जो तो कभी सारा कोई मिस कॉल भी नहीं की मोदी साहब को, ना हमने तो आपने मिस्ड की। कॉल भी नहीं की, हमारे पास तो नंबर भी नहीं है, मकसद कहने का ये है कि ये जो मीडिया का रोल है, और मैं अभी भी देख रही हूँ कि ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है, देखें आप भी कनाडा में बैठे हैं, मैं भी बाहर बैठी हूँ, नहीं हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं जो अपना जमीर बेच रहे हैं, और इनको कुछ मिलना भी नहीं, चले कुछ बड़ों को तो शायद सेनेट में बिठा लें अपने मीडिया की खिदमात की वजह से, शायद उनको सेनेट में उनके करियर भी शुरू कर दें, कुछ और अजाब हमारे ऊपर नाजिल हो जाए, जी लेकिन मैं यंगर लोगों को भी देखती हूँ कि जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आपने किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ आपकी मुनाफकत पे, आपके झूठ से, आपके फरेब से, आप कहते हैं डिसऑनेस्टी नहीं, जो बंदा खुद अपने मुंह से कहता हो कि यू टर्न लीडर होता है, यू टर्न का क्या मतलब होता है, आज मैंने आपको अपनी आपको जबान दी और कल मैं यू टर्न हो जाऊं, तो ये क्या झूठ नहीं है, ये क्या फरेब नहीं है, ये क्या डिसीट नहीं है, धोखा है। तो आपको और क्या डिसऑनेस्टी की मैं मिसाल दूं, आज शाम में कुरैशी यूएई से खफा होके आए हैं क्योंकि वहां उनको लिफ्ट नहीं कराई गई, तो फॉरेन पॉलिसी पे भी हम फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि जो सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं, गद्दार वतन वाली बातें कर रहे हैं, अपने वजीर आजम साहब की ट्विटर तो देखें, वो क्या माना कि कहते उन्होंने हर एक को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा मार्का क्या है, सबसे बड़ा मार्का ये है जनाब कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने छक्के लगाए हैं। अच्छा, तो छक्का क्या लगाया कि सऊदीया हमसे अलग हो नाराज गए, है, बिल्कुल। चीनी सीपैक कोल्ड स्टोरेज में है, कोई काम नहीं हो रहा, जनाब इंडिया आपको बार बार गालियां देता रहता है, यूएई ने आपके लोगों को 50-60 हजार लोग तो ऐसे उन्होंने बेरोजगार कर दिए हैं, वीजा इस्लामाबाद में जो वीजा सर्विसेज थी वो बंद हो गई हैं, जी अच्छा महातर साहब को आपको वादा करके और नहर वाले पुल पे बुला के खुद गायब हो जाते हैं, वहां भी कॉन्फ्रेंस, अर्दगान साहब ने भी अपनी पतली गली पकड़ ली। एर्दोगान साहब का एर्दोगान कर करके उनके ड्रामे, भाई उनके ड्रामे तो हम ऐसे ही देखते हैं, वो तो खुश शक्ल लोग हैं, हम तो ऐसे भी उनके ड्रामे देखते हैं, जी पाकिस्तानी वजीर आजम को उनका पीआर हाउस बनने की बनने की जरूरत जरूरत, नहीं थी, हाँ 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 अफगानिस्तान वाले कौन से बड़े आपसे खुश हैं, जी कौन कौन खुश है मुझे बताइए, ईरान खुश है आपसे, कोई खुश नहीं है, और बाइडेन उसकी साहब के वजह आने से के बाद तो सिचुएशन कुछ और खुल के वाजे हो जाएगी, जो पॉलिसी अमेरिका की बाइडेन साहब होगी। भी खुश नहीं है, जी 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 बाइडेन साहब अभी जो समिट हुआ है, मेरी इतला तो नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान उसमें है, इनवाइटेड है, उसमें है, फैटव से आप हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सके, आईएमएफ आपसे खुश नहीं है, आप मुझे बताइए कौन खुश है आपसे, आपसे कोई खुश नहीं है, ना अवाम खुश है ना, और उसकी वजह यू टर्न है, वजह ये है कि आप जब किसी से वादा वफा नहीं करते तो अवाम को तो आप पे एतबार नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया में बैन अवी सतह पे लोग आप पे पहले भी एतबार नहीं करते थे, पाकिस्तानी स्टेट पे पहले भी एतबार नहीं करते थे, लेकिन इतनी फॉरेन पॉलिसी, इतनी तबाहकारियां हमारे माजी में कभी नहीं हुई,
और उसकी रीजन ये है कि हमने न्यूट्रल स्टांस अपना नहीं रखा। हम गलत बयानी से काम लेते हैं कि हम न्यूट्रल रहे। हम कहते हैं कि हम यमन में न्यूट्रल हैं, लेकिन क्या राहील शरीफ साहब 48 नेशन का जो कोalition था, जो कोalition बनाया मुस्लिम स्टेट्स का, उसके ऊपर ये इमरान खान 10 अप्रैल 2015 को कहता है कि नवाज शरीफ को मैं करने नहीं दूंगा। नवाज शरीफ तो पार्लियामेंट में लेके आए थे कि डिस्कस करें। नवाज शरीफ ने तो जमहूरी हरकत की कि सऊदीया जिसके साथ इनको जोड़ते हैं कि जी नवाज शरीफ सऊदीया के बड़े क्लोज हैं। नवाज शरीफ 10 अप्रैल 2015 को पार्लियामेंट में जाता है और कहता है हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट में कौन बैठा होता है? ऑपोजिशन में इमरान साहब बैठे होते हैं। इमरान साहब और शीरी मजारी कहते हैं हम होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट कहती है न्यूट्रलिटी, अप्रूव हो जाता है। 2017 में आपको पता चलता है सियासतदानों को कि एक प्रेस रिलीज से कह दिया जाता है कि जी हम तो भेज रहे हैं सऊदीया, बिल्कुल बचाव के लिए, सऊदीयन टेरिटरी को बचाने के लिए। उसके बाद 2018 तक आपकी श्री मजारी कह रही होती है नहीं करना नहीं करना नहीं करा, और 2019 में एनओसी, ऑफिशियल एनओसी राहील शरीफ साहब को किसने दिया? नवाज शरीफ ने दिया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो अभी हमने ये सारी जो बातें की, वो जो शुरू में सुनामी आ रही थी, वो बेसिकली सुनामी नहीं आ रही थी, वो एक तबाही आ रही थी। जिसका सुनामी का तो मतलब तबाही ही होता है ना जी। तबाही हुआ। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको काउंटर करने के लिए जो एक नैरेटिव पीडीएम का आ रहा है, नवाज शरीफ साहब का भी आ रहा है और पीडीएम के और भी लीडरान का आ रहा है, और जो जलसे जुलूस और हो रहे हैं, हाउ डू यू सी दोज? क्या वो इतने इम्प्रेसिव हैं कि वो इस इमरान खान के और उसकी बैक बाय बाजवा डॉक्ट्राइन को हिला सकें? देखिए बात ये है कि ये जो जलसे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कहें या धमकियां में लहजा इनका कहें, ये क्यों वैल्यूबल है? ये इसलिए वैल्यूबल है कि ये पहली बात पंजाब से आ रहे हैं और ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पंजाबी ओरिजिन, पंजाबी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। ठीक है, कोई आम शख्स नहीं कह रहा। उसके बाद उसकी बेटी जमीन पे ये बात कह रही है, अगेन एक पंजाबी लीडर कह रही है, और जहां जहां जाती है लोग उसके बयानिए को पसंद कर रहे हैं, मकबूल है वो। और ये जो मकबूलियत है, इससे पसीने छूट रहे हैं लाडले वज़ीर आज़म साहब के भी और पीडी के भी। अब पसीने का जिक्र नहीं करें, फिर एक और जिक्र भी आ जाएगा, इसलिए मैं वो बस माथे पे पसीना, टांगे कांप रही हैं और पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, दोनों है। ये जो अयाज सादिक साहब ने बात की थी, ये जो ही उन्होंने उनके मुंह से निकला, तो वो तो मैं देख चुकी हूँ ना, मैं तो देख चुकी हूँ शाह महमूद कुरैशी की। उन्होंने बिल्कुल खाका सही खींचा। अच्छा, सही उन्होंने ये कहा, हाँ मैं देख चुकी हूँ, शाह महमूद कुरैशी तो बहुत जल्दी काम में शुरू हो जाते हैं और पसीने। तो मैं उनकी जब अयाज सादिक साहब ने कहा तो मेरे एकदम दिमाग में कि हाँ वाकई ऐसे ही करते हैं शादी। और उन्होंने कहा कि इमरान साहब से मिलके आए थे। तो मैं तो हमेशा ये कहती रही हूँ कि ये पहला कप्तान है कि जो जब से सियासत में आए प्रेशर नहीं ले सकता। और उसकी एग्जांपल्स आपको हालिया दिनों में ये जो 4-5 फरमाइशी अपने जो स्टीवन सैकर्स बिठा के उनके सामने इंटरव्यूज किए हैं, उसमें दिखाई दे रहा होगा जी, बिल्कुल क्या क्या बातें कर रहे हैं, मतलब एतराफी बयानात जो आ रहे हैं जी, उससे बेहतर है ना करते वो इंटरव्यू। बस अब देखें, कोई टोट बटोट तो है जो उनको इस किस्म के मशवरे देता है कि तुम ऐसे करो, यू नो, शायद ये भी कहा हो कि तुम अब इतने हैंडसम नहीं रहे, अपने से ज्यादा हैंडसम को आगे बिठाओ, साथ बिठाओ। ये भी मुमकिन है। किसी ने ये मशवरे दिए हैं, लेकिन गलत मशवरे दिए हैं। बहरहाल जो पीडीएम का बयानिया है, जो खुसूसी तौर पे नवाज शरीफ का बयानिया है, और नवाज शरीफ का बयानिया जिस तरीके से मरियम नवाज ग्राउंड पे उसको उठा रही हैं, ये हमने पहली बार एक पंजाबी लीडर के मुंह से सुना है। हमने क्वेटा में खड़े हुए एक पंजाबी लीडर को पहली बार मिसिंग पर्सन बलोच खवातीन जो मिसिंग पर्संस के कार्ड्स उठा के खड़ी थी, पहली बार देखा है जी। आपने रेहान खान को देखा होगा, आपने मंजूर पश्तीन को देखा होगा, आपने मोहसिन दावर को देखा होगा, लेकिन यू नो केपी से ये आवाज नहीं उठ रही, ये कोई बचाखानी नहीं हो रही, ये पंजाब से उठ रही है जी। ये एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बोल रही है या खड़ी हुई है जी जी। नेंगल साहब को साथ इसकी एक ये तारीख में पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू जरूर है, इसकी वैल्यू है, क्योंकि हम तो बेचारे मासूम, हमें तो हमेशा से परायों की तरह, सुतेनों की तरह, हम तो कब से पिट रहे हैं, हमें तो गद्दारे वतन इस बात पे कहा जाता है ना। लेकिन जो पंजाब से ये आवाज उठ रही है, और माइंड यू कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ सिर्फ नहीं बोल रहे, पूरा पंजाब बोल रहा है। और
मोर और लेस एक साथ ही ये हो रहा है कि हम नवाज शरीफ का कहना वैल्यू इसलिए रखता है क्योंकि एक वजीर आजम नाम ले रहा है, हम्म, हम्म, वो जनरल बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, जनरल फैज हमीद का नाम ले रहा है और भी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन पंजाब में बच्चे बच्चे की जबान पर, आप देखिए मीडिया में ये बात हो रही है, ये नहीं पहले हुआ। हाँ और आप यकीन करें कि एक साल पहले तक, एक्सटेंशन से पहले तक, लोग इशारतन बात करते थे, कभी को कहते था खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत। अब ये जो खुले आम बात हो रही है, ये सर्टनली एक बड़ा एक लीप फ्रॉग है। जी, ये हमारी तारीख में ये बहुत बड़ा हमने नो पासा डाउट, जो तय करना था बड़ी क्विकली किया है। नो डाउट, तो नो डाउट। इसका और कोई हासिल हो कि ना हो, मुझ जैसे लोग इस बयानी को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे कि मरियम नवाज वजीर आजम बन जाए या बिलावल भुट्टो यंगेस्ट वजीर आजम बन जाए, इसलिए नहीं कर रहे। हम इसलिए भी नहीं कर रहे कि इमरान खान को हटा दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरान इज अ वेरी स्मॉल पीस इन दिस मेस। बिल्कुल, बिल्कुल। इमरान ना होता कोई और होता। इमरान का कसूर सिर्फ इतना है कि आपके माशरे ने इमरान जैसे लोगों को और छोटे छोटे लड़कों को जो सहाफी बनना चाहते हैं ये बताया है कि सर इधर सलूट मारोगे तो बड़े सहाफी बनोगे, इधर सलूट मारोगे तो मिनिस्टर बनोगे, इधर सलूट मारोगे तो सेनेटर बनोगे, इधर सलूट मारोगे तो वजीर। तो इमरान का सिर्फ ये मसला है या कमजोरी है या कसूर है कि उसने समझा है कि सिस्टम में कैसे आगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलना है, ठीक है। सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर, वो ठीक और है। तरह से वजीर आजम नहीं बन सकता था। तो ये अपनी हम यूनिटी बात- मेंटेन रख पाएगी पीडीएम, डू यू थिंक सो? और फिर ये कि जब क्या इसमें तमाम इकाइयों को शामिल होना ज़रूरी नहीं है, आप समझती हैं? देखिए बेसिकली तो इफ वन हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, तो जिस दो पार्टीज को इकट्ठा होना जरूरी है वो हमारी दो मेजर पार्टीज हैं, ठीक है। जो कि एक ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मेरे नजदीक पीटीआई एक क्रिएटेड पार्टी है, और मैं ये तनकीद से नहीं कह रही। एक तो इट इज नॉट अ प्रॉपर पार्टी, पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, जी, क्योंकि जो पार्टी के ओरिजिनल लोग थे, फाउंडिंग लोग थे, वो भी नहीं है, जो नजरियाती लोग थे वो भी वो नहीं भी है, नहीं है। और जो एक्चुअली नजरियाती भी नहीं थे लेकिन चले पार्टी वर्कर तो था, ठीक है, जो कि सेनेट में या कैबिना में आना चाहता था, वो भी कैबिना का हिस्सा नहीं बना। जो मेरे आइडियलिज्म में उनको शायद ना कुछ ज्यादा समझा जाए, लेकिन उनका वोट बैंक है। जी, उनको ये जो नए बच्चे आए हैं, ये जो इम्पोर्टेड माल आया है, उनको भी तो साइड पे कर दिया ना, उनको भी तो खुडे लाइन कर दिया, वो भी खफा बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली जो यूनिटी है वो पीटीआई की यूनिटी ज्यादा कंसर्निंग है कि अच्छा। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक जो पीटीआई का वर्कर या लॉन्ग टर्म मेंबर था, जो समझता है कि मुझे काबीना में होना चाहिए था, मुझे सेनेट में होना चाहिए वो था, नहीं है। वो नहीं है। देखिए ना, आजम स्वाति का नाम चल रहा है, दोबारा सेनेट में उनको परमानेंट किया जा रहा है। मुझे पता है पीटीआई में आजम स्वाति को नहीं पसंद किया जाता, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही जो जस्टिस वजीउद्दीन टाइप नजरियाती लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि आप पीटीआई का इलेक्टेबल समझ लें आप, जी, जी। कि जो अपना हक समझते थे उनके साथ भी ज्यादती हुई है। वो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वो चाहते हैं कि इमरान रिमूव हो। पीडीएम मेरा ख्याल है इतना को जल्दी में नहीं है। तो सबसे बड़ी यूनिटी किसकी जरूरत है? बिलावल की और मरियम की, ठीक है। और ये जब इसके ऊपर एतराजात उठाते हैं तो एक सियासी हकीकत को भूल जाते हैं कि देखिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बैक देन ये समझ लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। जी, ये वजह थी कि आपकी चार्टर डेमोक्रेसी बनी, 18वीं तरमीम बनी, जरदारी साहब ने 5 साल किया काम और फिर 5 साल नवाज शरीफ साहब ने किया। जी, मियां नवाज शरीफ जानते हैं कि इमरान की जो सियासत है, इंतकामी सियासत और जो एक दूसरे को अटैक करना, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इमरान खुद अपनी हुकूमत नहीं चला सक रहे इसी जी, वजह से। जी, जी, तो बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब इतना फहम रखते हैं कि ही अंडरस्टैंड्स कि अगर कल को मरियम ने वजीर आजम बनना हो या शायद फातान अब्बासी ने वजीर आजम बनना हो, पीएमएल की हुकूमत आएगी, तो वो पीपीपी को अटैक करके या एलियनेट करके नहीं होगी, सियासी स्पेस से होगी। ठीक है। और पीपीपी की भी मजबूरी है, ये सियासी मजबूरी है उनकी कि वो एक सब रीजनल जमात हो गए हैं। जी। देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केपी में प्रेजेंस होती थी, वो खत्म हुई। उसके बाद पंजाब में खुद खत्म किया पीपीपी ने 2013 के वक्त तक। तो अब हम जब कायरा साहब को देखते हैं, हैप्पीली देखते हैं
ये दैट मीन्स कि बिलावल इज बिल्डिंग पंजाब बैक। Exactly. मुल्तान में जब जलसा होता है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये गलतियां पीपीपी से हुई हैं, पहले जो कि हुई थी। सियासी गलतियां हुई हैं, और फिर बिलावल भुट्टो आई थिंक कैन विन पीपल बैक, जो कि जरदारी साहब से रूठे हुए थे, जी जी। ब्लंटली पुट। ये कि वो और पार्टी लेवल पर काम नहीं हुआ था, रीजनल काम नहीं हुआ था इतना मतलब ज्यादा, विफाकी पार्टी नहीं रही थी ना, जो नहीं रही कहते थे बेनजीर चार सूबों सूबों की की जंजीर, वो नहीं हाँ, रही वो थी नहीं ना। रहा था, वो ये नहीं रहा एक सियासी हकीकत है। अब आप देख रहे हैं कि बिलावल रोज लाहौर में दिखाई दे रहा है। अब लाहौर में वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मरियम दे रही है ना स्पेस, जी। दे आर शेयरिंग, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। हम्म। इसके अलावा पीपीपी, मैं जब सब रीजनल कहती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बिलावल थोड़ा बहुत पॉपुलर उसने दोबारा पीपीपी को किया है, लेकिन कराची, अर्बन कराची, उर्दू स्पीकिंग डू नॉट रियली हैव दैट कनेक्शन विद बिलावल भुट्टो येट। ठीक है, आपकी जब एमक्यूएम को आप 100 गालियां देना पसंद करें, लेकिन एक अर्बन जो पॉपुलेशन है कराची की, वो फील्स के हमारा कोई भी नहीं है। वो पीएसपी भी फ्लॉप हो गई, और मुस्तफा कमाल साहब ने बता भी दिया कि क्यों फ्लॉप हो गई। हाँ, अभी मैं यही उन्होंने आपसे पूछना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये चीज़ कन्फेस कर ली, कन्फेशन कर लिया है तो 5 कि साल पहले मुझसे पूछ लेते तो मैं उनको बता देती कि आप भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मैंने तो क्या, सबको बता दिया था कि शेरवानी कहाँ जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हाँ, मैंने तो हर एक को बड़ी नेक नियति से पहले बता दिया था कि सर ये ना करें, ये ना करें, शेरवानी उधर जा रही है। और अगर आपको कहा गया है कि 1 साल बाद आपको कुछ मिलेगा, तो आपकी गलतफहमी है। वो नहीं मिलना। हाँ, वो किसी वो को भी नहीं हमें मिला। पता था कि नहीं मिला, हाँ हाँ, वो किसी को भी नहीं मिला। लेकिन सबको उम्मीदें तो थी। बड़े बड़े लोगों ने वजीर आजम हाउस के पर्दे सेलेक्ट कर लिए थे। जी। तो मकसद कहने का ये कि ये, और मैं तो समझती हूँ कि इन अ वे अवाम के ऊपर तो बहुत जुल्म हुआ है 2.5 साल में, लेकिन अल्लाह पाक की हर काम में हिकमत होती है। देखिए, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर हालात मुख्तलिफ होते, अगर मैंने भी फरेब ना देखा होता, तो मैं तो सारी जिंदगी शामी कबाब बना बना के इन्हीं प्रेजेंटर्स को और इन्हीं कप्तान को खिला के मतलब किचन ही में गुजार देती। मैं सही। तो खुशी खुशी गुजार लेती। लेकिन अल्लाह को शायद मकसूद था कि नहीं, यू शुड डू अ लिटिल बिट मोर। और ये बात की, ये जो नकाब उतरे हैं सबसे, चाहे पिंडी के लोग हों या बाकी लोगों को भी, जैसे सबको मेरा ख्याल है कि होश आ गई है। व्हिच लीड्स मी नाइसली टू कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझ गई है। नहीं मिला ना कुछ सेनेट के बाद, सादिक संजरानी एक्सपेरिमेंट के बाद भी कुछ नहीं मिला ना, नहीं मिला। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ नहीं मिला ना। तो अगर बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनना चाहते हैं और किसी इख्तियार से बनना चाहते हैं, तो शायद वो समझ गए हों कि तरीका ये नहीं है, तरीका सलूट मारना नहीं है, तरीका वो है जो मरियम नवाज और उसके वालिद साहब कह रहे हैं कि इख्तियार हमको दो। ठीक है। गो बैक टू द बैरक्स और इख्तियार दो। Realistically speaking, it may not happen in 3 weeks. It might not even happen in 3 months. लेकिन इसकी जो वैल्यू है, आप समझे कि एक ये जो नेशनल डायलॉग शुरू हो गया है, ये फौज में भी बात शुरू हो गई है, ये एक आगही जो आ गई है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को डायरेक्टली। अच्छा, आपने मरियम नवाज का जिक्र किया, आप आसिफा का जिक्र करना अभी भूल गई शायद। हाउ डू यू फाइंड हर इन पॉलिटिक्स? नहीं, आसिफा, आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर, इसलिए बिकॉज ये बच्चे हमारी नजरों के सामने टीवी पे हमने बड़े होते देखे हैं जी। और बीबी की शहादत के बाद मुझे एक क्या कहना चाहिए, एक अफेक्शन फील होती है, पर्टिकुलरली फॉर आसिफा। तो जब भी आसिफा अगर कभी जख्मी होती है या जब उनकी कॉन्वोकेशन होती है, ये बड़े अच्छे तमीजदार बच्चे हैं, फरमा बरदार, सारी फैमिली इज वेरी लविंग। तो आसिफा, I feel very protective about all three of them. Actually, I'm fond of each one of them, and I'm particularly proud of Bilawal Bhutto because अपनी वालदा की शहादत देखना किसी बच्चे के लिए, 19 साल लड़के के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए अपनी माँ के साथ जो अटैचमेंट होती है, आई थिंक ही इज गॉन थ्रू अ पर्सनल बैटल। एंड जब भी वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जब भी वो कोई सरकास्टिक बात करते हैं, तो आई डू अ लिटिल चीयर के I'm very proud of him.
आसिफा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि ये जो जो छोटी सी थी, शी हैज दिस एनर्जी एंड शी इज वेरी, यू नो, शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। Yeah. लेकिन जिस तरीके से वो आई हैं और जिस तरीके से वो बोली हैं, यू नो, शी इज 27 इयर्स ओल्ड, 27 साल की बच्ची, जो कि यू नो काफी यू वुड एक्सपेक्ट कि एक मगरबी तर्ज में बिल्कुल बड़े हुए बिल्कुल बच्चे, जी। लेकिन उनका जो अंदाज था, देखिए बीबी आई थी तो इट वाज मच ओल्डर। या सो आई मीन हैट्स ऑफ टू हर। और दूसरा, मरियम नवाज के साथ खड़े होके इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, एंड आई थिंक कि उसका कॉन्फिडेंस जो है आसिफा का बहुत नेचुरल है। इट वाज जस्ट देयर, यू नो, उन्होंने नाइकी के जूते पहने हुए थे, जी। नीचे स्किनी जींस पहनी थी, ऊपर लंबी कमीज, माँ की चादर, एंड कूल, यू नो, एंड आई लव दैट। सो आई थिंक शी इज सर्टेनली अ नेचुरल। ग्रेट शी इज थिंग्स एन कम इन एब्सोल्यूट स्मॉल नेचुरल। पैकेज, जैसे कहते हैं ना, ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज, तो मेरे ख्याल में हाँ, आसिफा लेकिन की आई बात। मीन उनका जो था ना कि बिल्कुल उनको कोई परवाह ही नहीं थी, एंड स्पेशली जब उन्होंने सलाम किया, तो आई हैड दैट मोमेंट वेयर, यू नो, आपकी आंख भर आती है, बिकॉज वो बीबी वाला स्टाइल था जब वो वर्कर्स तो को सलाम करती। मरियम नवाज भी पॉलिटिक्स में आ गई, आसिफा जरदारी भी आ गई, रेहाम खान से बातें ही करती रहेंगी पाकिस्तान की के लिए, या कभी वो पॉलिटिक्स में भी आएंगी? देखिए अनीस फारूकी साहब, रेहाम खान किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं, और आई थिंक कि हर शख्स का अपना एक रोल होता है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा एतराज मुझे है, वो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं है, वो एक्चुअली इससे है कि ये तो मरियम नवाज है, आसिफा भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो साहिबा रही हैं, इनकी जिंदगियां कितनी मुश्किल है। मरियम नवाज के लिए अपनी स्पेस पार्टी में बनाना कितना मुश्किल था, कितनी दिक्कत हुई। हैट्स ऑफ टू हर। एज अ फेमिनिस्ट आई एडमायर हर फॉर दैट। मेरा तो दिल करता है कि मैं कभी पहले मैं सोचती थी कि मैं मरियम नवाज के लिए एक पार्टी बना लूं, कि खवातीन के लिए एक पार्टी बना लूं, बिकॉज जो पेट्रियार्की बेनजीर भुट्टो साहिबा ने फेस की, बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की बेटियां, जो पेट्रियार्की, जो जो दिक्कतें, जो रुकावटें, ये तो आप स्क्रीन पे देखते हैं, मैं तो जानती हूँ कि अंदर क्या रुकावटें, क्या कुछ नहीं सहा इन्होंने। और अभी भी आप देखते हैं, बख्तावर भुट्टो हो जो कि पॉलिटिक्स में भी नहीं है, आसिफा हो, कितनी बातें। तो आई डू थिंक कि पाकिस्तान में खवातीन की स्पेस होनी चाहिए। आई थिंक कि मुझ जैसी खातून की स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी कोई यू नो बैकिंग नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनहेरिट किया हो। उसके अलावा मैं नजरियात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जिसको आप कहते हैं, अक्सर लोग मुझे समझाते हैं और वो कहते हैं कि बीबी आप आइडियलिस्टिक बहुत हैं। इमरान भी मुझे कहते थे कि बीबी तुम्हारी आइडियलिज्म इधर है, तो मैं उनको कहती थी आइडियलिज्म गटर में नहीं होती, आइडियलिज्म इधर ही होती है। यू एम हाई, यू नो। एंड आई हैव अ प्रॉब्लम कि जब पाकिस्तान में लोग मुझे समझाते हैं कि बीबी इतना तो गुजारा करना पड़ेगा, इतनी तो प्रैग्मेटिज्म, तो मैं सोचती हूँ कि गुजारा किस लिए? मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, सेनेटर बनने के लिए, नीली बत्ती के एमपीए लिए, बनने के लिए? नीली बत्ती के उसका लिए। मुझे बताइए अनीस फारूकी साहब, आप लोगों की मुझसे उम्मीद है, ठीक है, मैं क्या कर सकूंगी? मैं ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ किसी रेहम खान साहब कि जो मैं आपके किसी आपकी को एक नहीं, फैन फॉलोइंग है, आपके एक चाहने वाले हैं और ग्राउंड पे मौजूद हैं, और मैं उन लोग, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि फाटा में आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं, जो उन एनजीओज़ की जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जहाँ पानी की आपने फरहमी के लिए काम किया, गांव गोटों में गई, तो वो सब देखते हैं आपकी तारीफ उम्मीद से। तो मेरा मतलब ये दिल नहीं करता है अनीस फारूकी साहब, और मैं एक्टिवली अब इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। बड़े अरसे से लोगों का प्रेशर था, और आई जस्ट थॉट एंड आई स्पोक टू अ कपल ऑफ वकला एसोसिएशंस जो हैं हमारी, स्पेशली बच्चियां। मैं आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से कि खवातीन के लिए एक कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसी एक लॉबी या प्रेशर ग्रुप होना बहुत जरूरी है, जहां मैं, मेरे लिए सब अपनी बेटियों की तरह है। जी। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे एनवायरनमेंट्स हों। आपने देखा है कुछ वीडियोस सामने आई हैं, ये बैंकर्स, बैंकिंग सेक्टर से आई हैं, और बहुत सी जो कि जिसमें, जिसको आप क्या कहेंगे, जिनसी हरासा
करने की या जिनसी एक्सप्लॉयटेशन करने की, ये पाकिस्तान की हकीकत है, ठीक है। यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ पे कम से कम लॉज है। पाकिस्तान में आप बैंक में एक बच्ची नौकरी नहीं कर सकती, अपने भाई को नौकरी वो इस वजह से दिलाती है, और ये लोगों की मजबूरियां। मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाऊं जहां लड़कियां जो कि वाकई ज़हीन है, किसी की बेटी बहू भांजी नहीं है, और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, मुल्क का जो बेहतरीन इमेज है बाहर दिखा सकती हैं, उनको मैं एक सपोर्ट नेटवर्क दूं कि उनको ना लगे कि जनाब मुझे ये गलत काम करना पड़ेगा या किसी की गलत तकलीफ दे बात सुननी भी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। मैं इस उम्र में भी, आप यकीन करें, सियासत से क्यों दूर रहती हूँ, क्योंकि लोग जब आपको देखते हैं तो, और आप यकीन करें कि ये अर्बन क्लास का मसला है, गांव देहातों में नहीं होता, अभी वजीरिस्तान में नहीं होता। वजीरिस्तान में मैं जब जाती हूँ तो लोग मुझको इंसान समझते हैं, औरत के रूप में नहीं देखते। जी। ये जो नाजीबा बातें हमने मरीम नवाज के बारे में भी सुनी है, मतलब ये अर्बन क्लास बोल रही है, जी। खवातीन बोल रही हैं, जी। यानी कि आप उसके चेहरे पे और उसके मतलब उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका, आपने तो उस पर पूरा एक ब्लॉग कर दिया था कि मरीम नवाज खूबसूरत कैसे बनी, तो बिकॉज यू सी हमें अपनी बेटियों को, हम ऐसे एनवायरनमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ के हम नहीं चाहते कि किसी औरत को, मतलब ये मिसोजिनी है और ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं समझता, लेकिन अर्बन क्लास खास तौर पे नहीं समझती। मैं, आप यकीन माने, रूरल पंजाब, साउथ पंजाब, थर, वजीरिस्तान जाते हुए मुझे तकलीफ नहीं होती, पर ये जो मैंने आपको कहा ना, ये जो अशरफी है जो पार्लियामेंट में भी बैठी हुई है और कसार में भी बैठी, उधर जाते हुए मेरी जान जाती है, और उनको सिर्फ आप एक पीस ऑफ मीट नजर आते हो, एंड दैट हैज टू स्टॉप। जी। तो अगर मुझे तकलीफ होती है, मैं क्यों सियासत में या किसी के साथ बिजनेस की भी बात होती है तो मैं सोचती हूँ इस इंसान की नजर गंदी है। और मुझे ये जो पाकिस्तान में एक ही काम फौरी तौर पे होता है, पाकिस्तान में एक ही काम बड़ी जल्दी से होता है, जो सडनली लोगों के साथ, आपको खवातीन के साथ जो कि आपको लगता है अवेलेबल है, इश्क जो हो जाता है, इसके अलावा कोई काम पाकिस्तान में जल्दी नहीं होता। ठीक ठीक ठीक। और जो हमारे माशाल्लाह जो ये शादीशुदा हजरात हैं उनको तो बहुत ही जल्दी मोहब्बत हो जाती है, अंकल सिंड्रोम है। जी 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 जी। तो जो जब मैं देखिए ना, मैं इस उम्र में इसको माइंड करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं फिर उस सिचुएशन को अवॉइड करती हूँ। तो मेरे बारे में आपने सुना कितनी बातें की जाती हैं, मैं ऑब्वियसली एक ओल्डर औरत हूँ, जब कोई बात करता है तो मुझे पता है हाँ मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई 22 साल 25 साल या कोई शादीशुदा लड़की, उसके बारे में ऐसी बात की जाती है या स्कैंडल बनाया जाता है, वो फिर पीछे हट जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पॉलिटिकल, जो आप कह रहे हैं रोल क्या हो, मैं समझती हूँ मेरा पॉलिटिकल रोल मस्ट बी टू सपोर्ट अदर वुमेन टू कम इनटू पॉलिटिक्स, चाहे उसके लिए मुझे पार्टी रजिस्टर करनी पड़े, और ऑल्सो नॉट ओनली वुमेन, आई ऑल्सो थिंक कि लड़कों में भी, यानी कि यंग नौजवान अच्छे मर्द हजरात भी तो हैं जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है। देखिए ना, आज किसान का जो इशू है वो तो किसान नुमाइंदगी कर सकता है ना, अब फूड सिक्योरिटी पे जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो किसानों की नुमाइंदगी करेंगे, जो शुगर माफिया है वो गन्ने काश्तकारों की नुमाइंदगी करेंगे नहीं, जो गंदम का स्कैंडल बना है, जो बाकी बने हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं और ये आपसी में मिलते जुलते हैं, आपसी में इनका मेल जोल है, आपसी में ये बांट लेते हैं, ये पार्लियामेंट का जो मेकअप है इसको तब्दील करना पड़ेगा। एक रेहान खान के आने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझती हूँ इस वक्त पार्लियामेंट में अगर वाकई अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा है, जो अपने हल्के की तरह लगता है, जिसकी वजह से उसको इलेक्ट किया गया है, वो वहां जाके वो बात करता है, वो मोहसिन दावर है। मोहसिन दावर है। आपको मुझको उसकी बात बुरी लगे, आप कहें ये गद्दार, उसको हल्के ने इसलिए ही इलेक्ट किया। अच्छा। और वो इंसाफ से, ईमानदारी से वो काम कर रहा है जिसके लिए उसको भेजा गया है। देखिए, आपको टॉक शो के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा गया, और ये पीटीआई तो चले अभी तक सीखा ही नहीं है ना, तर्जुमानों की फौज है वो तो तर्जुमानों की फौज है, वो तो स्पोक्स पर्सन है, वो तो उनको तो 100 खून माफ है। लेकिन क्या बाकी पार्टीज में भी जब डिफेंस, जब बजट का सेशन होता है तो क्या आप हिम्मत रखते हैं कि डिफेंस बजट के बारे में बात करें? नहीं,
कर ही क्या नहीं आप हिम्मत रखते हैं कि आप बोले कि तालीम को इतना मिला है या सेहत को इतना मिला है? कोरोना के टाइम पे सेहत को इतना मिला है, सकते। जी एक बंदा बोला हम आपको पार्लियामेंट में इसलिए नहीं बोलते कि उधर से मुराद बातें करे, इधर से आप उसको गाली गलौज करें। हम आपको तफरीह के लिए नहीं भेजते, बिल्कुल हम बिल्कुल। आपको पार्लियामेंट लॉजेस में बिठाने के लिए नहीं भेजते, हम आपको नीली बत्ती के लिए नहीं भेजते। तो फॉर मी टू कम इनटू पॉलिटिक्स आई हैव टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस कि मैं तो इस तरह की गालियां नहीं खाना चाहती जिस तरह की इमरान साहब खा रहे हैं। इनके तो पीटीआई वाले अपने हल्के में नहीं जा सकते। लेकिन ये तो एक पुरखार रास्ता है, तो चुनना ही पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें हैं वो दोनों, आप ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के नज़रियात के ज़्यादा करीब दिखाई देती है आपकी सोच। सो अगर आपको कोई मतलब ऐसी ऑफ़र आए, कोई ऐसी पोजीशन मिले तो उसको कंसिडर ज़रूर करें आप। मेरा ये एक वो लेकिन आवाम की अनीस एक राय साहब, है। जो नजरिया और मैनिफेस्टो में लिखा होता है, मतलब जो सोशलिस्ट थे वो सोशलिस्ट नहीं रहे, नहीं रहे। जो राइट विंग थे वो राइट विंग नहीं रहे, जो एंटी इजराइल थे वो एंटी इजराइल नहीं रहे। तो पाकिस्तान में तो समझ ही नहीं आता। इसी वजह से तो, इसी बौखलाहट में, इसी वहम में तो हमने 2013 में पीटीआई को वोट डाला था। क्यों? मिडिल क्लास की जमात थी, हमें तो ये बताया गया था ना मिडिल क्लास की। और जो सबसे बड़ी उनकी एक्चुअल जीत थी उस वक्त 2013 में, वो उर्दू वोट बैंक था जो थोड़ा सा डेंट लगाया, जो जी जेन्युइन वोट बैंक को डेंट लगाया। केपी शेपी हमें पता है वहां पे क्या हुआ, जी। लेकिन उर्दू वोट बैंक को जो डेंट लगाया था पीटीआई ने उधर लगाया था। अच्छा, ये जो देखें, अरब ये ममालिक, बताइए मुझे कि पीटीआई जब हुकूमत में आई है 2018 में, तो 50 से 56 लाख मिडिल क्लास इन्होंने कर दिया है। इनकी जो अभी, सॉरी, 50 लाख इन्होंने 56 लाख वापस कर दिया है। जब पीएमएलएन ने इनको हुकूमत दी थी तो 1 करोड़ 50 लाख मिडिल क्लास थी, जी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो इनके आने से मिडिल क्लास, गरीब की तो आपने देखा है कि उनके थड़े उठा के फेंक देते हैं, जी गरीबों के तो घरों को इन्होंने मिसमार किया है, लेकिन जो मिडिल क्लास थी उसको इन्होंने क्रश किया है। जी। तो मसला ये है कि अगर तो पार्टी नजरियात के साथ खड़ी रही, अगर तो बिलावल भुट्टो वाकई एक लिबरल, एक सोशलिस्ट, जो भुट्टोइज्म था उसको आगे लेके चलेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल सपोर्ट हिम। और देखिए, बात सिर्फ स्पीचेस की नहीं होती, स्पीचेस में तो लोग बड़ी बातें कर जाते हैं। वो तो बकौल इमरान के 35 पंच तो सियासी जुमला था। सही बात है। हमें एक सिर्फ सहाफ़ी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिसको ऐसे जुमलों की इजाजत नहीं है। लेकिन फॉर मी, मैं अपने बच्चों से जब बात भी करती हूँ तो मुझको तो रोज डांट पिटती है, और वो कहते हैं तुम्हारा ये जो मिसगाइडेड पेट्रियटिज्म है, क्यों इतनी मोहब्बत है। मैंने कहा तुम लोग कह रहे हैं मोहब्बत है, वो कहते हैं हम गद्दार हैं। जी जी, बड़े अफसोस की बात। अनीस साहब, जब तक हमारी कौम खुद खड़ी नहीं होगी, मेरे पास मेरा ईमेल, मेरा इनबॉक्स भरा होता है रिक्वेस्ट से, जब मैं उनका ही इशू उठाती हूँ पीछे से खुद ही बैक ऑफ हो जाते हैं। जी जी, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इतना कमज़ोर कर दिया गया है, हम पे इतने ताकतवर लोग मुसल्लत हैं कि वो अब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर पॉलिटिक्स में आए ना आए, लेकिन कम से कम एक उर्दू में किताब ज़रूर लिखें। तो जो आपकी वो इसलिए कि अनीस आपकी साहब, आपको हमने कहा है कि उर्दू का तर्जुमा करें, आप मसरूफ बहुत है। नहीं, आप उर्दू का मैं इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा, वो मुझे याद है। और मुझे वो कॉफ़ी भी याद है जो हमने कैम्पडन स्ट्रीट पे बैठ के लंदन में पी थी, और कुछ बातें हमने की थी, उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इंशाल्लाह टोरंटो का भी हम चक्कर लगाएंगे, क्योंकि बस ये कोविड का इस वक्त जो अजाब है, अल्लाह हम सबको इसमें से सेहतमंद रखे। मोस्ट और इम्पॉर्टेंट या कि सबको जो है हाँ सेफ़ रहें, एहतियात से रहें, और बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह, आपको हम दावत देते रहेंगे। और ये एक छोटी सी कोशिश थी हल्के फुल्के मूड के साथ, लेकिन चूँकि मामलात इतने तल्ख़ हैं कि वो हल्का फुल्का रहता नहीं है। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनायत। नाज़रीन, रेहम ख़ान के साथ इस गुफ्तगू को हम अब यहीं पे ख़त्म करेंगे, और उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने कमेंट्स, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अनीस फ़ारूकी को अब